दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुबोध गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको किसी आरोपी को चेक बाउंस का नोटिस भेजना है अपने वकील के माध्यम से, तो वो चेक बाउंस का नोटिस भेजते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए कि वो गलती नोटिस भेजते समय ना हो जाए जाने अनजाने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका पूरा चेक बाउंस का केस खराब हो सकता है। चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजने के लिए सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी आपको अपने बैंक से सूचना मिले कि आपने जो चेक जमा करवाया था, किसी और ने जो चेक आपको दिया था वो डिसऑनर हो गया है, तो बैंक आपको ओरिजिनल चेक वापस करेगा और साथ में एक रिटर्न मेमो देगा। उस रिटर्न मेमो पे चेक बाउंस होने का कारण भी लिखा होगा। तो ओरिजिनल रिटर्न मेमो और ओरिजिनल चेक आपको संभाल कर रखने हैं अपने पास, क्योंकि अगर आप चेक बाउंस केस करेंगे तो ये दोनों ओरिजिनल चीजें हमें कोर्ट में कंप्लेंट के साथ अटैच करनी होती हैं। दूसरी सावधानी ये रखिएगा कि जो ओरिजिनल चेक और रिटर्न मेमो बैंक ने आपको दिया है, भूल कर भी गलती से भी उस पर किसी भी तरह की छेड़खानी मत करिएगा। कोई पेन कहीं पर मत चलाइएगा, कुछ मत लिखिएगा और उनको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर वो खो गए तो केस मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सावधानी आपको ये रखनी है कि चेक बाउंस का लीगल नोटिस समय पर भेजा जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजने का समय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में निर्धारित है और वो समय ये है कि जिस दिन बैंक से आपको रिटर्न मेमो प्राप्त हो उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर विदिन 30 डेज आपको लीगल नोटिस भेजना है आरोपी को। और जब वह नोटिस आप उसको भेजेंगे, उस नोटिस में मैंडेटरी है कि आप उसको 15 दिन का समय देंगे। ये लिख के देंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप हमारे पैसे वापस करिए जो इस चेक में लिखे हुए हैं। और उन 15 दिन के बीत जाने के बाद भी अगर वह आरोपी आपके पैसे नहीं देता तो फिर अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको केस कोर्ट में फाइल करना है। ये जो 30, 15, 30 का पीरियड मैंने बताया है कि रिटर्न मेमो से 30 दिन, फिर उसमें 15 दिन देने हैं और 15 दिन बीत जाने के फिर 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर कहीं पर भी चूक हो गई तो समझ लीजिए आपका केस हो सकता है कोर्ट में एडमिट ही ना हो, कोर्ट उस केस को लेने से मनाही कर दे, या आपको फिर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एक्सप्लेन करते हुए कि मुझे माफ कर दिया जाए, ये समय मैं ध्यान नहीं रख पाया था, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो गई थी, मतलब वो कहानी उलझ जाएगी। तो इस पीरियड को ध्यान में रखना है आपको और बड़े ही सावधानी से तीनों पीरियड को पालन करते हुए नोटिस भेजना है, उसमें समय देना है और कोर्ट में केस फाइल करना है। यदि किसी वजह से आप नोटिस को निर्धारित समय सीमा में नहीं भेज पाए, जो मैंने बोला कि 30 दिन के अंदर आपको भेजना होता है रिटर्न मेमोस आने से, यदि किसी वजह से चलो भूल चूक हो गई या आपको ध्यान नहीं रहा या सामने वाला आपको लारे लप्पे देता रहा कि मैं पैसे दे दूंगा और आप उस नोटिस को नहीं भेज पाए, फिर क्या करें? उसका तरीका यह है कि अगर उस चेक की वैलिडिटी बचती है भी, यानी चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है और आपने एक बार लगा दिया, 30 दिन के अंदर बाउंस हो गया, वो 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं दे पाए, फिर भी अगर वो चेक की वैलिडिटी बचती है, 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो आप उस चेक को दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए अपने बैंक में और दोबारा प्रेजेंट होने पे वो दोबारा बाउंस होएगा। और अगर वो दोबारा बाउंस होएगा तो दोबारा रिटर्न मेमो मिलेगा और दोबारा रिटर्न मेमो मिलेगा, तो जो सेकंड टाइम रिटर्न मेमो मिला है वहां से फिर आपको कानूनी रूप से फिर 30 दिन मिल जाएंगे। तो इस तरह ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी आप चेक को कितनी बार भी प्रेजेंट कर सकते हैं और जो सबसे आखिरी बार आप चेक को प्रेजेंट करेंगे वहां से आपके 30 दिन काउंट होंगे। नेक्स्ट सावधानी आपको ये रखनी है कि आप लीगल नोटिस को 3 तरीके से भेजिए आरोपी को। आप आरोपी का आपके पास जो भी पता है, चाहे वो उस पते पे है या नहीं है, जो भी उसने पता आपको दिया था, आप उस पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू RPAD रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से डाकखाने जाके, पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट से उसे नोटिस भेजिए और उस ओरिजिनल रसीद को जो रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं संभाल कर रखना है, वो भी कोर्ट केस में लगेगी। उसके बाद आपके पास अगर कोई ईमेल आईडी है उस व्यक्ति का, आरोपी का, जिसका चेक बाउंस हो गया है, तो आप उसको वह लीगल नोटिस ईमेल पर भी भेजिए अपने वकील के माध्यम से। और
अगर आपके पास उसका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप पर भी भेजिए, और व्हाट्सएप की सेंट आइटम का कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जो आपने ईमेल भेजी है उसकी सेंट आइटम का भी कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और जो रजिस्ट्री आपने करवाई है, अगर वो उसे मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो वापस आ जाती है ये लिख के कि इस पते पर कोई नहीं रहता, या लेने से इनकार कर दिया, या ताला लगा हुआ है, तो उससे आपके कोर्ट केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानूनी रूप से उसे डीम्ड टू बी सर्व्ड माना जाता है। यानी कि कोर्ट ये मान लेती है कि उसे ये नोटिस मिल गया है। तो आपको उसकी पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट की, वहां से ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकाल लेनी है, और ये सारी चीजें भी आपके कोर्ट केस में लगेगी। चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजते समय एक छोटी सी सावधानी ये भी रखनी होती है कि नोटिस में जो शिकायत करता है वो शिकायतकर्ता वही व्यक्ति होना चाहिए जिसके नाम पर चेक लिखा गया है। चेक अगर पिताजी के नाम पे था तो पिताजी की तरफ से ही नोटिस जाएगा, बेटा नोटिस नहीं भेज सकता। या चेक अगर मान लो किसी कंपनी के नाम पे है XYZ लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सुबोध गुप्ता, तो नोटिस भेजते समय XYZ लिमिटेड की तरफ से ही नोटिस जाएगा, सुबोध गुप्ता की तरफ से नोटिस नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है कि नोटिस XYZ लिमिटेड की तरफ से है थ्रू इट्स डायरेक्टर सुबोध गुप्ता, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार नोटिस जिसको भेजा जा रहा है वह उसी व्यक्ति या उसी कंपनी को एड्रेस होना चाहिए नोटिस जिसने चेक पे साइन किए हैं। अगर चेक पे साइन किए हैं कंपनी की तरफ से किसी व्यक्ति ने, तो कंपनी का चेक माना जाएगा वो। तो कंपनी के नाम पे नोटिस भेजना, उस व्यक्ति के नाम पे नहीं भेजना। साइन तो डायरेक्टर कैपेसिटी में किसी ने भी कर दी होंगे, मतलब पहली वाली बात को आप मेरा करेक्ट कर दूं मैं कि उसको नहीं भेजना जिसने साइन चेक किया है, जिसने वो चेक ड्रॉ किया है, ये बेटर वर्ड है। अगर कंपनी ने वो चेक दिया, अगर चेक दिया आपको ABC कंपनी ने और वहां पे किसी के साइन है, तो आप ABC कंपनी को अपना नोटिस एड्रेस कीजिएगा। हालांकि सेक्शन 141 में ये प्रोविजन है कि यदि कंपनी का चेक बाउंस होता है तो कंपनी तो आरोपी बनेगी ही बनेगी, साथ में हर वह व्यक्ति कंपनी का आरोपी बनेगा जो कि कंपनी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और जिसे इस बात का पता था और जो कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को मैनेज कर रहा था, वो सब भी आरोपी बनेंगे। उनको भी आप आरोपी बना सकते हो, उनको भी नोटिस आप भेज सकते हो। चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो राशि चेक में लिखी गई है, जो चेक बाउंस हुआ है, सिर्फ उसी अमाउंट का डिमांड करें। उससे ज्यादा का अमाउंट का डिमांड भी मत करें, उससे कम अमाउंट का डिमांड भी मत करें। मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा था 10 लाख रुपए का, उसने चेक दिया था 3 लाख रुपए का, 3 लाख का चेक बाउंस हो गया, आप चेक बाउंस का नोटिस भेज रहे हो सेक्शन 138 में, तो आप उससे 3 लाख रुपए ही मांगिए उस नोटिस में, पूरे 10 लाख रुपए मत मांगिए। अगर आपने उसे 10 लाख रुपए मांग लिए तो वो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा और आपका केस डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट जज उस केस को एडमिट करने से मना कर सकती है। तो आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट मांगना है नोटिस में जो चेक की अमाउंट है। हाँ, चेक प्रेजेंट करने के संदर्भ में जो आपके बैंक चार्जेस हो गए, क्योंकि बैंक डिसऑनर होने पर आपके ऊपर भी चार्ज या पेनल्टी लगाते हैं, वो आप मांग सकते हो। या आपने अपने वकील को जो फीस दी है वो फीस भी आप उस नोटिस में मांग सकते हो, परंतु आप उसके अलावा और कोई अन्य राशि उसमें ना मांगे। लीगल नोटिस की जो चेक बाउंस का है उसकी अगर मैं आत्मा या प्राण कहूं तो वो है वो पैराग्राफ जिसमें ये लिखा गया है, इस बात का उल्लेख है कि यह चेक क्यों दिया था आपने मुझे, ट्रांजैक्शन क्या थी, व्यवहार क्या था। अब देखिए, हम सतयुग में तो रहते नहीं है। अब आजकल के ज़माने में कई प्रकार के व्यवहार होते हैं, कई व्यवहार कानूनी रूप से कसौटी पे सही उतरते हैं और कई व्यवहार कानूनी रूप से कसौटी पे सही नहीं उतरते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपका ट्रांजैक्शन कुछ भी रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपने नोटिस में लिखी है जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो भले ही चेक बाउंस हो गया हो, आप उस केस को जीत नहीं पाओगे, वो केस में आपको सफलता मिलनी मुश्किल है। उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैंने किसी को 10 लाख रुपया नकद उधार दे दिया, उसने मुझे चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया।
अब मैं अपने नोटिस में यदि उसे लिखता हूं कि आपने मेरे से 10 लाख रुपए नकद उधार लिए थे और बदले में चेक दिया था, तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो क्या 10 लाख रुपए किसी को नकद उधार देना कानूनी रूप से वैध है, कानूनी रूप से वैलिड है, लॉफुल है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजंस हैं सर्टेन सेक्शंस के अंदर कि आप किसी व्यक्ति से कितना नकद लेन देन कर सकते हो, या कितना नकद उधार दे सकते हो, या कितना नकद उधार ले सकते हो। उसके ज्यादा अगर आपने कुछ किया तो वो ऑफेंस है, वो अनलॉफुल है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि अगर मैं किसी को 10 लाख रुपए नकद दे रहा हूं कि मैंने अनअकाउंटेड मनी इकट्ठा कर रखा है, मेरे पास ब्लैक मनी है, और मैं कोर्ट में एविडेंस की स्टेज आएगी और सामने वाला वकील अगर ये पूछता है कि सिद्ध करिए कि आप 10 लाख रुपए लाए कहां से थे, आप अपनी आईटीआर की कॉपी दिखाइए कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है। अब पता चले आपकी ईयरली इनकम असल में तो है 20 लाख रुपए, आप इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर रहे हो 2 लाख रुपए, तो आप 10 लाख रुपए कहां से आए, उसका जवाब कोर्ट में क्या दोगे? या आपके बैंक अकाउंट्स में से कौन से एटीएम या कौन से चेक से आपने 10 लाख रुपए निकाल के उसको दिए थे? तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है कि यदि आपने ट्रांजैक्शन ऐसी लिख दी कोई जो कि कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो आप केस नहीं जीत पाओगे। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए एक दो एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दूसरा ट्रांजैक्शन ले लीजिए, किसी ने आपको चेक दिया गिफ्ट के तौर पे कि चलो मैं आपको 51,000 रुपए की गिफ्ट दे रहा हूं, चेक बाउंस हो गया। अब गिफ्ट देना उसकी लीगल लाइबिलिटी नहीं थी, कानूनी रूप से वो उत्तरदायी नहीं था कि वो मुझे 51,000 रुपए गिफ्ट के तौर पे दे, तो वो चेक बाउंस हो भी गया तो भी उसके ऊपर चेक बाउंस का क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन 138 में नहीं बनेगा। इसी प्रकार यदि मैं किसी से लोन ले रहा था और उस व्यक्ति ने मुझे लोन लेने के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर मैं अपने नोटिस में लिखूंगा कि आपने मुझे लोन दिया था 2 लाख रुपए का और वो चेक बाउंस हो गया, तो वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, उसकी लीगल लाइबिलिटी कोई नहीं बनती थी मुझे लोन देने की। तो 2 बातें निकल के सामने आती हैं इससे। पहली बात तो ये निकल के आती है कि जो चेक बाउंस हुआ है वो सामने वाले का कोई कानूनी उत्तरदायित्व होना चाहिए था, कानूनी लायबिलिटी उसकी बननी चाहिए थी, कानूनी रूप से वो पैसे देने बनने चाहिए थे, इन पार्ट और इन फुल, अधूरे या पूरे, कि वो पैसे आपको दे, तभी वो ऑफेंस माना जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो चेक बाउंस हो गया है उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थी या उससे रिलेटेड एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट कानून की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, उसके पीछे कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट भी आपने बना लिया कि भैया तुम किसी गलत काम को करने का एग्रीमेंट बना लिया आपने, और वो एग्रीमेंट कानूनी रूप से वैध नहीं है उस प्रकार का एग्रीमेंट बनाना, और उस एग्रीमेंट के तहत आपने चेक भी ले लिया, तो एग्रीमेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि वो एग्रीमेंट भी अनलॉफुल हो सकता है, आप चेक बाउंस का केस नहीं जीत पाओगे। ये सारी बातें अगर आप अपने जहन में रखेंगे, इन पे ध्यान देंगे, तो जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो जाती हैं उनसे आप बच जाओगे और आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।